हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू O2IS अकेडमी। तो 21 मई को आपका एग्जाम है जिसके रिगार्डिंग हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के जो लेफ्ट आउट करंट अफेयर्स हैं। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के हमने 2 पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, दैट इज दी HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अपने एग्जाम से जस्ट पहले भी आप इसको रिवाइज करके जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन चुकी है। तो अगर मैं ऑटोमोबाइल मार्केट के बारे में बात करूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर सारे के सारे जो व्हीकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे वो 3 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में देखने को मिलेगी। 2nd लार्जेस्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स और अभी तक जो 3rd लार्जेस्ट था दैट वाज जापान। लेकिन अभी इंडिया ने जापान को ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर सरपास कर लिया है। तो आपने इसके रिगार्डिंग याद रखना है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इंडिया ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इन द सेम वे बस के अंदर इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और हैवी ट्रक व्हीकल्स के अंदर इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा इंडिया जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से 7.1% ऑफ जीडीपी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है और इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से आने वाले दैट इज 4.7% और धीरे धीरे ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर और ज्यादा इंक्रीज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अप्रैल 1 से E20 को फेज आउट करने की बात की जा रही है। नाउ व्हाट इज E20 बात कर लेते हैं। तो बेसिकली 20% ब्लेंडिंग जो है वो इथेनॉल में करनी है। तो हुआ क्या था कि हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि पेट्रोल और गैसोलीन वगैरह इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। तो धीरे धीरे हमारी सरकार ने बोला कि इस इथेनॉल के अंदर हम धीरे धीरे इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। इथेनॉल जो है ये एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल का मतलब है कि ये एक ऐसा फ्यूल है जिससे तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन इस फ्यूल को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फीड करते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनता है दैट इज द इथेनॉल। फिर इस इथेनॉल को ब्लेंडिंग किया जाएगा पेट्रोल के अंदर और अल्टीमेटली जितने भी व्हीकल्स हैं उसके अंदर ये ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज किया जाएगा, जिसके कि आपको बहुत सारे यूजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जो ब्लेंडेड पेट्रोल है उसके जितने भी एमिशंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, देन इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, ये डिक्रीज हो जाते हैं। दैट मीन्स ये हमारे एक तरह से सस्टेनेबल स्टेप है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल स्टेप है जो कि हमारी सरकार ले रही है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि हम बाहर से बहुत ज्यादा ऑयल जो है इसको इंपोर्ट करते थे और धीरे धीरे जब ये इथेनॉल जो है ये हमारी कंट्री में बनना शुरू होगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और आपने यहाँ पे एक और चीज नोटिस की होगी कि फार्मर्स जो हैं उनसे इस क्रॉप्स को खरीदा जाता है और तभी इस बायोफ्यूल को बनाया जाता है। तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये हमारे फार्मर्स को भी हेल्प करेंगे, उनकी इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पहले जो टारगेट था कि 2030 तक यहाँ पे 20% ब्लेंडिंग को अचीव करना था, लेकिन इस टारगेट को यहाँ पर एडवांस कर दिया गया है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ऑलरेडी 10% की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 2022 तक अचीव हो चुकी है। तो सरकार ने जो 20% का टारगेट था जो कि 2030 तक अचीव करनी थी, इसको एडवांस करके कर दिया है 2025। दैट मीन्स अभी 2023 से लेकर 2025 तक यहाँ पे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है उसको फुलफिल किया जाएगा। तो आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि हमारी कंट्री में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा आपको रिन्यूएबल एनर्जी से आने वाली जो एनर्जी है, मतलब कि उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कर्नाटका ने अपनी स्टेट के अंदर 15,000 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है
नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से आने वाली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली दिस इज कर्नाटका। कर्नाटका ने 15,000 मेगावाट की जो एनर्जी है वो अपनी स्टेट के अंदर इंस्टॉल की है। बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है ऐसी एनर्जी है जो कि आपके रिन्यूएबल सोर्सेज से बनने वाली एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायो एनर्जी हो गई, देन इज आपकी टाइडल एनर्जी हो गई। तो ये सारी ऐसे सोर्सेज हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। वेयर एज जो आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी से यहाँ पे एनर्जी को बनाया जाता है जो कि लिमिटेड अमाउंट में है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया। तो ये सारी चीजें लिमिटेड अमाउंट में है। इन अगर चीजों को बर्न किया जाएगा तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो बेसिकली इस एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज 74 गीगावाट। आपने ध्यान देना है कि 74 गीगावाट है, वेयर एज कर्नाटका की मैं मेगावाट के अंदर बात कर रही थी। अब ये जो 75 अप्रोक्सीमेटली गीगावाट है, इसमें से 25 गीगावाट जो है वो ऐसी एनर्जी है जो कि सन से आती है, वेयर एज 35 गीगावाट की जो एनर्जी है वो विंड से बनाई जाती है हमारी कंट्री के अंदर, और 10 गीगावाट की जो एनर्जी है वो बायो पावर से आती है। दैट मीन्स यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपकी ऑफकोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, हाइडल एनर्जी भी होती है। तो वो आने वाली जो एनर्जी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 गीगावाट। आपने याद रखना है कि हमारी कंट्री के अंदर कर्नाटका ने सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से आने वाली एनर्जी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75 मेगावाट नाउ। और बायो पावर से आने वाली जो एनर्जी है दैट इज 205 अप्रोक्सीमेटली 200 मेगावाट। देन इज सोलर पावर जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 217 मेगावाट। और टोटल कैपेसिटी हरियाणा की कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 500 मेगावाट की एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली हमारी कंट्री के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो कौन से जीएसटी स्लैब के अंदर डाली जाएंगी। तो पहले जो गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल था, ये आपका बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम जो है वो 18% की स्लैब के अंदर लाई करता था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने डिसाइड किया है कि इसको 18% से अब 28% की जो स्लैब है इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो बेसिकली इस स्लैब का मतलब यही है कि सबसे पहली बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि बेटिंग हो गया, कसिनोज हो गया, इवन आपका जो ड्रीम 11 है जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही है क्योंकि आईपीएल्स वगैरह चल रही हैं। तो ये गेम भी आपकी ऑनलाइन गेमिंग के अंदर लाई करती है। अब इस ऑनलाइन गेमिंग के अंदर अगर कोई भी पर्सन कोई भी अमाउंट यहाँ पे जीतता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है, तो उसके ऊपर 28% का जो जीएसटी है वो लगेगा। लेकिन पहले कितना लगता था, 18%। तो आपने इस चीज के रिगार्डिंग याद रखना है कि ऑनलाइन गेमिंग की जो स्लैब है उसको चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि रिसेंटली जो ओईसीडी है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर लगाने वाला जो टैक्स है उसको 15% की लिमिट पर रख दिया है। देखो होता क्या था, अब हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग एमएनसीज होती थी, मल्टीनेशनल कंपनीज होती थी, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अपना प्रॉफिट कमाती थी। तो यहाँ पे उस प्रॉफिट का कितना परसेंटेज जो टैक्स है उन कंपनीज को पे करना पड़ेगा, तो हर एक कंट्री में अलग अलग होता था। तो कई जो कंपनीज हैं उनके ऊपर डबल टैक्सेशन हो जाती थी, तो उन्हें अपनी सोर्स कंट्री के अंदर और जिस कंट्री डेस्टिनेशन कंट्री के अंदर दोनों में ही टैक्स देना पड़ता था। तो यहाँ पे फेयर कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे जो ओईसीडी है जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सारी एमएनसीज के ऊपर यहाँ पे 15% का जो टैक्स है वो यहाँ पर लगा दिया है। बात कर लेते हैं ओईसीडी के बारे में। 1961 में इसको बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस के अंदर सिचुएटेड है, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज के बीच में बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
दैट मीन्स कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इवन ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने एक पर्टिकुलर टैक्स लिमिट को लगा दिया। आपने ध्यान क्या देना है कि इंडिया जो है इस ओईसीडी का मेंबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं तो बेसिकली क्योंकि इंडिया इकोनॉमिक पार्टनर है तो इन सारे डिसीजंस को इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एआरसी। तो रिसेंटली आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एआरसी बनाने की जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले ये 100 करोड़ होती थी, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 300 करोड़ बना दिया है। अब एआरसी है क्या? फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, इस बैंक से किसी बोरोअर ने यहां पर लोन लिया, दैट मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंट ली। जब इसने यहां पर लोन लिया तो अपनी कोई ना कोई चीज को, कोई ना कोई एसेट को यहां पर गिरवी रखना पड़ेगा, तो दैट मीन्स अपनी सिक्योरिटीज को देनी पड़ेगी। और बाई चांस अगर ये जो बोरोअर्स है अपना ये लोन को ना पे कर पाए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर, तो उस टाइम पे ये जो लोन है वो इस बैंक के लिए बन जाता है एनपीए। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट मीन्स ये एक ऐसा एसेट बन चुका है जो कि परफॉर्मेंस में नहीं है। तो यहां पर होता क्या है कि जो बैंक है उसका मेन फंक्शन तो रहता है कि ये बैंकिंग करे, ये फालतू की चीजों पर ध्यान ना दे कि किस बोरोअर ने अपने जो लोन्स है वो क्लियर किए हैं या नहीं। तो उस टाइम पे ये जो बैंक है इस सारी की सारी सिक्योरिटीज को एक पर्टिकुलर कंपनी को ट्रांसफर कर देता है, जिसको बोला जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये सारी की सारी जो सिक्योरिटीज हैं ये इस कंपनी को ट्रांसफर हो चुकी है, तो इसके बदले जो एआरसी है वो यहाँ पे इस बैंक को कैश दे देता है और अल्टीमेटली ये जो बैंक है अपनी बैंकिंग के ऊपर ध्यान देगा और जो आने वाले बोरोअर्स हैं उनको यहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा। इतने में जो एआरसी है वो इस सारी सिक्योरिटीज को बेसिकली बिड करती है और अल्टीमेटली जो भी क्वालिफाइड बायर्स होते हैं वो यहाँ पर कैश प्रोवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स जितने भी एनपीएज हैं उनको रिकवर करने के लिए एआरसी को बनाया जाता है। इस वजह से एआरसी को बोला जाता है कि दे आर बेसिकली द बैड बैंक्स और दे आर बाइंग द बैड लोन्स, दैट मीन्स ऐसे लोन्स जो कि एनपीए बन चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एआरसी जो कंपनी है उसको एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर यहां पर रजिस्टर करना पड़ता है, दैट इज आपका सारफेजी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, जो कि 2002 में इनैक्ट किया गया था। तो आपने याद क्या रखना है कि एआरसी कंपनी का क्या मेन मोटिव है, उसकी जो लिमिट है कि एआरसी कंपनी बनाने की जो लिमिट है उसको कितना इंक्रीज कर दिया है और ये कौन से एक्ट के अंदर लाई करता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली एक ड्रोन को लॉन्च किया गया है जो कि गरुड़ा एरोस्पेस ने बनाया है। तो बेसिकली ये एक ऐसा ड्रोन है जो कि कैमरा ड्रोन है, मेड इन इंडिया है और जिसका नाम द्रोणी रखा गया है और एमएस धोनी जी ने इसको लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि रिसेंटली कौन सी ऐसी एनबीएफसी है जो कि पावर सेक्टर के अंदर लाई करती है और जिसको कि यहाँ पर महारत्ना का स्टेटस मिला है। तो इस कंपनी का नाम है रेक, दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर लाई करती है और ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब होता है, तो बेसिकली आपके डिफरेंसेस होते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज के अंदर। बैंक के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पे किसी भी अमाउंट को डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, वेयर एज जो एनबीएफसीज हैं वो यहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और अल्टीमेटली हमारी कंट्री के अंदर जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ज्यादातर एनबीएफसीज से ही लिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो कि आपके पावर सेक्टर के अंदर अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो उसके रिगार्डिंग ये लोन्स वगैरह को प्रोवाइड करेगी। और रिसेंटली इस कंपनी को महारत्ना का स्टेटस मिल चुका है और ये हमारी कंट्री की 12th महारत्ना कंपनी बन चुकी है। तो अगर मैं महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनीज के बारे में बात करूं तो जो मिनी रत्ना और नवरत्ना कंपनीज हैं वो यहाँ पे 1997 में एक स्कीम को लॉन्च किया गया था, दैट इज मिनी रत्ना एंड नवरत्ना स्कीम। इसके अंदर जितनी भी आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वो ऐसी कंपनीज हैं जिनकी एक पर्टिकुलर यहाँ पर लिमिट रखी जाती है कि इनका नेट प्रॉफिट इतना होना चाहिए और इनका जो एनुअल टर्नओवर है इतना होना चाहिए, नेट वर्थ इतनी होनी चाहिए। तो इसी के बेस पे यहाँ पे नवरत्ना, मिनी रत्ना और महारत्ना स्टेटसेस को दिया जाता है कंपनीज को।
तो मिनी रत्ना और नवरत्ना स्टेटस जो है 1997 में आया था, वेयर एज इससे भी ज्यादा कंपनीज जो है वो ग्रो कर सकती हैं। इस वजह से 2010 के अंदर यहाँ पे कुछ कंपनीज को महारत्ना का स्टेटस जो है ये दिया गया, ताकि ये कंपनीज जो हैं वो आगे आगे और ज्यादा ग्रो कर सके। आपको देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल 12 ऐसी कंपनीज हैं जिनको कि महारत्ना का स्टेटस मिला है, और 12 ऐसी कंपनीज है जिनको कि नवरत्ना का स्टेटस मिला है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 74 ऐसी कंपनीज हैं, अभी 75 हो चुकी हैं बेसिकली, रिसेंटली एक और ऐड हुई है। तो 75 ऐसी कंपनीज है जिनको मिनी रत्ना का स्टेटस जो है वो दिया गया है। अगेन मैंने आपको बता दिया कि ये 1997 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत CPSEs को यहाँ पे मिनी रत्ना और नवरत्ना का स्टेटस दिया गया। मिनी रत्ना को भी यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो यहाँ पर इन दोनों कंपनीज की, इन दोनों कैटेगरीज की अलग अलग लिमिट जो है इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्टार्टअप स्कूल इंडिया। तो बेसिकली इस इनिशिएटिव को गूगल ने लॉन्च किया है, और इस इनिशिएटिव के अंदर बेसिकली ये 9 वीक वर्चुअल प्रोग्राम है, जिसके अंदर जितने भी नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे अवेयर करवाया जाएगा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है, कैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो इन चीजों के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है इस इनिशिएटिव के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ये जो इनिशिएटिव है वो सबसे किसने लिया है, तो बेसिकली गूगल का ये इनिशिएटिव है, जो कि टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के अंदर जो भी नए नए आने वाले स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि केरला के अंदर बनाया गया है। तो कायमकुलम के अंदर यहाँ पे आपको फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट होता क्या है। तो बेसिकली आपको पता है कि ये सोलर पैनल्स लगे हैं, और ये सोलर पैनल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर हैं, दैट इज द वाटर बॉडी। तो यहाँ पे सन से आने वाली जितनी भी एनर्जी है उसको ये जो सोलर पैनल्स हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सोलर पैनल्स हैं ऐसे उसको टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर भी लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वाटर सरफेसेस के ऊपर भी इसको लगाया जा सकता है। अगर इसको वाटर सरफेसेस के ऊपर लगाया जाए तो इसको हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो केरला के अंदर 92 मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको किसने बनाया है, तो बेसिकली टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने इसको बनाया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो तेलंगाना के अंदर है रामागुंडम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको 100 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है ये देखने को मिलेगा, वेयर एज जो केरला के अंदर बनाया गया है दैट इज द 92 मेगावाट का प्रोजेक्ट, लेकिन केरला के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहली बार इंडिजीनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल को बनाया है, और इस लिथियम आयन सेल को यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाएगा। तो बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने इसको, इस सेल को बनाया है, जिसका नाम रखा गया है NMC 2170, और इसके रिगार्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है इसको भी किया जाएगा। तो चेन्नई बेस्ड यहाँ पे गीगा फैक्ट्री बनाई जाएगी, चेन्नई के अंदर एक फैक्ट्री बनाई जाएगी जिसके अंदर ये सारे के सारे जो लिथियम आयन सेल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अगर मैं सेल के रिगार्डिंग बात करूं तो सेल के अंदर आपको एक कैथोड देखने को मिलता है, एक एनोड पार्ट देखने को मिलता है। बेसिकली जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जब भी आयंस जो हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे कि यहाँ पे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। तो ये जो आपका सेंटर है वो गांधीनगर गुजरात के अंदर एक गिफ्ट सिटी है, इसके अंदर ये सेंटर सिचुएटेड है। अगर मैं इस सेंटर के बारे में बात करूं तो IFSC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो है इसको एक एक्ट के तहत बनाया गया, जो कि 2019 में इनैक्ट किया गया था। इस एक्ट में ये बोला गया कि जितनी भी IFSC है जो कि गिफ्ट सिटी के अंदर सिचुएटेड है उनको यहाँ पर स्पेशल इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल टैरिफ्स के ऊपर इनको रिड्यूस्ड टैरिफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि यहाँ पे ये जो जितने भी सेंटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें।
और भी बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाएगा, मल्टी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो और भी बहुत सारे जो इंसेंटिव्स हैं वो इस रीजन को प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि ये जो रीजन है, ये जो IFSC है, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर सके और हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बेसिकली बैलेंस कर सके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यही बेसिकली टेक्नोलॉजी सर्विसेज का भी हब है, फाइनेंशियल हब भी है, तो यहाँ पे IT सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो हब है वो भी आपको गिफ्ट सिटी के अंदर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट उत्सव। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिर्ती मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे 9 फरवरी 2023 को एक उत्सव मनाया गया जिसका की नाम है डिजिटल पेमेंट्स उत्सव। इस उत्सव के अंदर बेसिकली ये 10 मंथ का लॉन्ग फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के अंदर हमारी पूरी की पूरी जो डिजिटल पेमेंट की जर्नी है इसको देखा जाएगा। तो बेसिकली पहले हम क्या करते थे, कैश के अंदर पे करते थे हर एक चीज को, धीरे धीरे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये उत्सव जो है उसी डिजिटल ट्रांजैक्शन को शोकेस करने के लिए कि हमारी जर्नी कैसी रही है उस चीज को शोकेस करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इवेंट्स और इनिशिएटिव्स जो हैं इस उत्सव के अंदर लिए जाएंगे और 10 मंथ तक इस उत्सव को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके तहत यहाँ पे जितने भी बैंक के अकाउंट हैं, स्पेशली 98% बैंक अकाउंट्स को यहाँ पर इंश्योरेंस दी जाती है। तो RBI के अंडर आता है आपका DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इस कॉर्पोरेशन को एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत बनाया गया, तो दैट मीन्स ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये आपकी जो कॉर्पोरेशन है इसको RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर लाई करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर मैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बैंक है, उस बैंक के अंदर सारे जितने भी आपके बोरोवर्स वगैरह होते हैं या फिर जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं और यहाँ पर बैंक जो है, बैंक और कस्टमर के बीच में एक ट्रस्ट बन जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाए और अल्टीमेटली ये जितने भी कस्टमर्स हैं उसका अमाउंट वापस ना कर सके। तो उस टाइम पे इन कस्टमर्स के जितना भी अमाउंट है उसको इंश्योर किया जाता है। और कितने हद तक इंश्योर किया जाएगा? तो 2020 से पहले ये जो लिमिट थी कि जितने भी कस्टमर्स हैं अगर उनकी जितनी भी अमाउंट होगी तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वेयर एज अभी इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, अगर तो कम हुआ तो उससे ऑफकोर्स कम ही दिया जाएगा, वेयर एज अगर ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 लाख तक रखी जाएगी। तो रिसेंटली इस लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया है और अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम 90 डेज के अंदर अंदर जितनी भी इंश्योर्ड अमाउंट है उसको वापस कर देंगे कस्टमर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो मीटिंग हुई थी इसको किसने चेयर किया था? तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस मीटिंग को चेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये एपेक्स अथॉरिटी रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग चीजों में। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, ये जो आपकी अथॉरिटी है, ये एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर लाई करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। तो इसके अंदर ये लाई करती है और हमारी कंट्री के अंदर स्मार्ट सिटीज के अंदर जितना भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अमृतसर से कोलकाता का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, देन इज न्यू दिल्ली टू मुंबई हो गया, मुंबई टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू चेन्नई, बेंगलुरु टू कोची, बेंगलुरु टू आपका हैदराबाद हो गया, वारंगल हो गया। तो इन सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बनाने के लिए जो आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स जब ये कॉरिडोर्स बना दिए जाएंगे तो यहां पर एक जगह से कोई भी सामान अगर दूसरी जगह पहुंचाना हो तो जल्दी से जल्दी पहुंच सकेगा। तो बेसिकली हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या फिर हमारे लॉजिस्टिक्स को ईज करने के लिए भी इन कॉरिडोर्स को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू FRP। तो रिसेंटली FRP को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, दैट इज 305 रुपीज पर क्विंटल कर दिया गया है। नाउ व्हाट इज FRP? FRP की फुल फॉर्म है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो अगर मैं FRP के बारे में बात करूं तो एक क्रॉप है, दैट इज द शुगर केन क्रॉप। ये जो क्रॉप है, जब भी फार्मर्स यहाँ पर इस क्रॉप को उगाते हैं तो ये फार्मर्स मिल्स
को इस क्रॉप को बेच देते हैं। तो मिल्स जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है फार्मर्स को, लेकिन ये जो अमाउंट है वो FRP से नीचे नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अभी इसको क्योंकि 305 कर दिया गया है रुपीस पर क्विंटल, तो दैट मीन्स फार्मर्स को 305 से नीचे की अमाउंट ये जो मिल्स हैं वो नहीं दे सकती। तो दैट मीन्स FRP MSP की तरह ही है, लेकिन MSP और बाकी की क्रॉप्स के लिए है, वेयर एज शुगर केन के लिए जो MSP है उसको हम FRP के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि FRP को यहाँ पे एक पर्टिकुलर कमीशन के द्वारा रेकमेंड किया जाता है जिसका नाम है CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये जो कमीशन है आपका चेक करता है कि कितनी कॉस्ट यहाँ पे फार्मर्स को पड़ी, या फिर मिल्स को जब ये बेचेंगे तो पूरी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी, और अल्टीमेटली फार्मर्स को बेनिफिट कितना होगा कि जब भी FRP कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं CACP के बारे में बात करूं तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर लाई करती है, और ये जो कमीशन है ये रेकमेंडेशन देती है एक पर्टिकुलर कमिटी को, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के अंडर आपको टोटल 8 कमिटियां देखने को मिलेगी जो कि अलग अलग चीजों के लिए रेकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी है वही MSP को और FRP को अप्रूव करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपका FRP है वो आपका शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है, और इवन FRP को आपका जो शुगर केन का प्राइस है उसको असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर भी ऐड किया गया है कि अगर ये जो मिल्स हैं इन फार्मर्स को कोई ना कोई प्राइस जो है ये देंगे तो वो टोटल 14 डेज के अंदर अंदर इनको रीपे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी। तो इस नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी को नाम रख दिया गया है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बजट के टाइम पे PM गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात की जाएगी, जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हर एक चीजों को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। तो इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए भी आपके पार्लियामेंट के अंदर एक पर्टिकुलर एक्ट को इनैक्ट किया गया, दैट इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2022। और ये जो है ये बिल जो है ये एक्ट बन चुका है, पास हो चुका है, और अल्टीमेटली आपकी जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम हो चुका है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मास्टर्स के और डॉक्टरल डिग्रीज जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये सारी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि यहाँ पे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर और हमारी कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर, और अल्टीमेटली हमारी जो कंट्री है वो यहाँ पर सेल्फ रिलायंट बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल रेल प्लान। तो रिसेंटली नेशनल रेल प्लान का 2024 का जो विजन है इसको लॉन्च किया गया है। इस विजन के अंदर ये बोला है कि हम 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम को बना लेंगे। अब फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम है क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे रेलवे से आने वाला जो रिम्यूनरेशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवेज को डेवलप करने के लिए अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाएंगे, और जितने भी की इश्यूज हैं आपके रेलवेज के रिगार्डिंग उन सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनहांस्ड कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, और जितना भी मॉडर्नाइजेशन है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये लाया जाएगा, और इवन जो रेलवे से आने वाला फ्लीट है उसको 45% तक इंक्रीज किया जाएगा। तो आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह जब सामान ले जाया जाता है तो आपका हाईवेज के द्वारा या फिर रेलवेज के द्वारा ले जाया जाता है, लेकिन रेलवेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अभी कम है, इसको इंक्रीज करने की यहाँ पर बात की जा रही है। आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, और इकोनॉमिक्स के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूलिप। यूलिप का मतलब है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो दैट मीन्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली होगा क्या, तो हमारी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके अंदर ये बोला गया है कि जितना भी हमारा लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। लॉजिस्टिक का कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाती है। तो कॉस्ट इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे आपकी रोड्स इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, या फिर यहाँ पे स्मार्ट सिटीज नहीं बनी, एक सिटी दूसरी सिटी से कनेक्ट नहीं है, इसको दूसरे वे से यहाँ पे जाना पड़ता है सामान लेकर। तो इन सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लाया गया था। उसी के तहत
आपकी लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए यूलिप को बनाया गया। दैट मीन्स एक ऐसे पोर्टल को बनाया गया जहां पे सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, ताकि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स को ईज करने के लिए अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़े तो वो इजीली यहाँ पर पास हो जाए। तो दैट मीन्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग आपको सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करता है। सिंपलर, फास्टर और ट्रांसपेरेंट एक मैकेनिज्म बन जाएगा लॉजिस्टिक्स को ईज करने के लिए। तो आई होप आपको यहां तक जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।